तो हेलो भाई, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मगर आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है, क्योंकि हम 500 सब्सक्राइबर होते ही एक गिव अवे कंडक्ट करवाने वाले हैं। तो उसमें अभी से फिल होने शुरू हो चुके हैं। आपको बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को पूरा देखना है और कमेंट में अपना नाम लिख देना है, जिससे गिव अवे के अंदर रैंडम नाम सेलेक्ट होंगे। 2 बंदों को कुछ प्राइज मिलने वाला है और वो सरप्राइज है, वो बाद में पता चलेगा। आपको पोस्ट पे पता चल जाएगा कि कौन विनर है गिव अवे का। तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, क्योंकि 500 सब्सक्राइबर जल्दी हो जाएंगे। थैंक यू। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। सो हेलो भाई, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है, और रेस्पिरेशन वाला आज पार्ट चलने वाला है, क्योंकि पिछला जो हमने पार्ट था वो कवर कर लिया है, न्यूट्रिशन वाला, और काफी अच्छा रेस्पॉन्स था। बच्चों ने, ज्यादातर बच्चों ने पूरी देखी है वीडियो, और जिसने भी देखा होगा, बच्चों ने या लोगों ने, तो उन्होंने पूरी देखी। और मेरे दोस्तों ने, जिन्होंने देखी थी, 2 ने देखी थी, और एक के 9 नंबर आए थे 10 में से स्कूल में, और एक के 10 आउट ऑफ 10 आए थे, क्योंकि हमने बिल्कुल अच्छे से हर एक पॉइंट समझाया था फ्लो चार्ट के जरिए कि कैसे कैसे पढ़ते हैं। तो आज भी हम ऐसे ही समझने वाले हैं रेस्पिरेशन को, बिल्कुल अच्छे से समझने वाले हैं, जिससे कि दिमाग के अंदर सीधा सेट हो जाए और 4 5 6 महीने के लिए बात खत्म। एक बार और रिवाइज कर लो, फिर पूरा पेपर दो। अब रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग 2 अलग अलग चीजें हैं। मगर जब स्कूल में भी अगर बच्चों से पूछा जाता है कि भाई रेस्पिरेशन बता दो, तो बच्चे कहते हैं कि सांस लेना और सांस छोड़ना, उसे रेस्पिरेशन कह देते हैं। ये तो भाई बिल्कुल गलत ही बात है, क्योंकि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग 2 अलग अलग चीजें हैं। जो आप बता देते हो या वो बता देते हैं, मैं आपको नहीं कह रहा, तो वो ब्रीथिंग बता देते हैं और रेस्पिरेशन तो अलग ही बात है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या अंतर है। उससे हमें डेफिनेशन भी पता चल जाएगी ना, ब्रीथ उसकी, ब्रीथिंग की भी और रेस्पिरेशन की भी। अब रेस्पिरेशन क्या होता है भाई। रेस्पिरेशन की बात करें तो ये होता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू गेट एनर्जी। बस इतनी सिंपल सी बात है। ब्रेक डाउन कर दो ग्लूकोज का, जिससे एनर्जी मिल जाए, उसे रेस्पिरेशन कह देते हैं। अब बात करें हम ब्रीथिंग की। ओके भाई, ब्रीथिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। ब्रीथिंग सांस लेना और छोड़ना, इसे कहते हैं ब्रीथिंग। अब एक्सहेल मतलब, सॉरी, इनहेल। इनहेल क्या करते हैं। इनहेल मतलब अंदर लेना। तो हम कौन सी सांस लेते हैं, जो कि होती है ऑक्सीजन रिच एयर। और एक्सहेल कौन सी करते हैं, जो कि होती है CO2 रिच एयर। एयर भी लेके रहते हैं। अब बात देखिए यहाँ पर, इनहेल तो हम कर लेते हैं ऑक्सीजन रिच वाली, अपना अपना फायदा है। एक्सहेल कौन सी कर रहे हैं, CO2 रिच वाली। इनहेल मतलब सांस अंदर लेना, दिमाग के अंदर सेट करना है। इनहेल मतलब सांस अंदर लेना। ऑक्सीजन जिस सांस के अंदर, मतलब एयर के अंदर ज्यादा है, उस हम एयर को अंदर ले लेते हैं। और एक्सहेल की बात करें तो जो लंग्स के अंदर से वापस आ रही है शरीर के अंदर से एयर, तो वो CO2 रिच होती है, क्योंकि CO2 रिलीज होती है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। तो CO2 रिच एयर हम अपने शरीर के अंदर से निकाल देते हैं। तो इतना समझ में आ गया। अब अगर यही क्वेश्चन आ गया कि भाई बताओ रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग के अंदर क्या क्या डिफरेंस है, तो भाई एक एक पॉइंट लिख के थोड़ी ना काम चलेगा, लिख देते हैं थोड़ा बहुत। और ये होता है एक केमिकल प्रोसेस। सॉरी अगर राइटिंग समझ में ना आ रही हो, वैसे आ रही होगी थोड़ी थोड़ी गंदी, थोड़ी या बहुत, जो भी हो। अब ये होता है हमारा फिजिकल प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, फिजिकल वाला, फिजिक्स वाला नहीं, फिजिकल वाला। ब्रीथिंग होता है हमारा फिजिकल प्रोसेस, और जो हमारा रेस्पिरेशन होता है, ये होता है हमारा केमिकल प्रोसेस। ओके डन, डील डन होगी हमारी।
हमें पता चल गया कि ये कौन सा प्रोसेस होता है, वो कौन सा प्रोसेस होता है। अब एक और पॉइंट देख लेते हैं, अकर्स इन सेल्स, इसकी बात भी कर लेते हैं, अकर्स इन लंग्स, मतलब अकर्स वगैरह या जो भी है लंग से रिलेटेड होता है, सांस ली यहाँ से यहीं ऊपर चली गई। ओके, बस इसके अंदर आता है सांस लेना और छोड़ना, इसके अंदर आता है हमारे ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना। इतना हमें समझ में आ गया। इससे बहुत ही ज्यादा नंबर कट जाते हैं, तो इस चीज को अच्छे से दिमाग में रखना है कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग के अंदर क्या डिफरेंस होता है। होपफुली आपको ये वाली चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है अभी भी तो आप एक बार कमेंट कर सकते हैं और आपका डाउट अच्छे से क्लियर कर दिया जाएगा। तो अब हमें पता है भाई रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन होता किन किन में? अच्छा, ह्यूमंस में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है, इंसेक्ट्स में भी होता है, प्लांट्स में भी होता है। मगर जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम की हमने बात करी थी, क्या प्लांट्स का और एनिमल्स के अंदर दोनों के अंदर पेट था? आगे लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन कुछ अलग था, यहाँ पर भी अलग है। अब मेनली हमें बात करनी है ह्यूमन बींग्स की, कि ह्यूमन बींग्स रेस्पिरेशन कैसे करते हैं। हमें प्लांट्स की कुछ बात नहीं करनी, नहीं बस गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है ये बात करनी है, और इंसेक्ट्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है ये बात करनी है, इंसेक्ट्स या एनिमल्स। ओके, इतना होपफुली आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब एक चार्ट सा है, फ्लो चार्ट, डायग्राम टाइप ही कह सकते हैं उसे भी, फ्लो चार्ट ही कह देते हैं। तो वो जो है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे हर साल ही क्वेश्चन आता है। थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया है, क्योंकि उनसे पता चल गया है कहाँ कहाँ से आ सकता है क्वेश्चन। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस, ओके, ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होगा और वो टूटेगा पायरुविक एसिड प्लस कुछ एनर्जी दे दो भाई, एनर्जी भी दे दी। कहाँ पे टूट रहा है क्वेश्चन आगे, कहाँ पे टूट रहा है हमें क्या पता, साइटोप्लाज्म पता चल गया। ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस यानी ग्लूकोज का टूटने वाला प्रोसेस, उसे ही हम ग्लाइकोलाइसिस कह देते हैं। अगर डेफिनेशन को और अच्छा बनाना है तो जहाँ साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज टूटे उस प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस कह देते हैं। इसका भी एक क्वेश्चन आया था और वो मेरा एक बार गलत हो गया था, तो मुझे अच्छे से याद कर लिया है। अब गलत नहीं होना चाहिए मेरा भी आपका भी। तो ग्लूकोज हमें पता चल गया, ग्लूकोज कौन से प्रोसेस से टूटता है, कहाँ पर टूटता है, साइटोप्लाज्म में। एक सेल है बीच में ह्यूमन वाली है, ओके, यहाँ पर न्यूक्लियस है साइड में, ये है क्या है, ये क्या है, ये लाइन इसी, ये है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो साइड में भरा रहता है फ्लूइड लाइक मैट्रिक्स होता है, तो इसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस होता है, पायरुविक एसिड देगा और एनर्जी देगा। इतना हमें समझ में आ गया। इसके बाद हमें बनाना है एक त्रिशूल, ओके डन। ये थोड़ा सीधा नहीं है क्या? सीधा है, चलो। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो तीन तरीके से पायरुविक एसिड भी अब टूटने वाला है। कैसे कैसे टूटने वाला है चलो देख लेते हैं। अब सबसे पहले परसेंस, थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, ऊपर नीचे मतलब ये ऊपर नीचे, वर्ड वगैरह ऊपर नीचे नहीं करूंगा। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी जब प्रेजेंस है ऑक्सीजन की, एरोबिक और एनएरोबिक। एक और टॉपिक है, इसके बाद ही पढ़ लेंगे या नीचे ही पढ़ लेते हैं, सबसे पहले उसे पढ़ लेते हैं क्योंकि उसके बिना क्या पता है अधूरा समझ में आए। एरोबिक एरोबिक दो प्रोसेस हो जाते हैं। क्यों होते हैं दो? एरोबिक वो प्रोसेस होता है, वो रेस्पिरेशन होता है जहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। जैसे कि मान लीजिए मैं इस कमरे के अंदर खड़ा हूं, तो इस कमरे के अंदर अच्छे से सारे में ऑक्सीजन भरी हुई है, तो मैं एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा हूँ।
ओके भाई। एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होता है जहां पर ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा हो जितनी हमें चाहिए, और एनाएरोबिक जहां पर या तो कम मात्रा हो, बहुत ही कम ऑक्सीजन की लैक ऑफ ऑक्सीजन हो, या फिर अब्सेंस हो, मतलब खत्म ही है भाई, ऑक्सीजन का मामला है ही नहीं, कुछ ऑक्सीजन खत्म पड़ी है, तो उसे एनएरोबिक कह देंगे। इतना आपको समझ में आ गया? बस यही था ये तो मेनली। और ऊपर का देख लेते हैं, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्रेजेंस है यानी प्रेजेंट है, तो एरोबिक वाला होगा। ओके, एरोबिक होगा क्योंकि हमारी ऑक्सीजन की प्रेजेंट में होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, और ऑक्सीजन की कमी या ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कहाँ पे होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। जो एरोबिक वाला होता है वही होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अभी के लिए, अभी क्लास 10 के हिसाब से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी एरोबिक वाला होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ओके, यानी ह्यूमंस। चलो अपने देख लेते हैं सीधा सीधा। आप क्या क्या बनने वाले हैं यहाँ पे? CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। क्यों एनर्जी? थोड़ी राइटिंग फिर से गंदी होगी। राइटिंग मेरी नहीं गंदी क्यों है? कोई नहीं, अपनी राइटिंग से प्यार करना चाहिए चाहे कोई कुछ कहे। अब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होने वाला है पायरुविक एसिड का ब्रेक डाउन, और वो फुल कंप्लीटली टूट जाएगा किन चीजों में? CO2 H2O और एनर्जी के अंदर। अब थोड़ी सी लैक ऑफ ऑक्सीजन कर दी। एक आता है बहुत ज्यादा एग्जांपल, एक्सरसाइज करते हुए क्रैम्प क्यों आ जाते हैं? मैं कर रहा हूँ एक्सरसाइज क्योंकि मैं हूँ बॉडी बिल्डर बहुत तगड़े वाला, तो रियल में नहीं हूँ, मजाक में। लैक ऑफ ऑक्सीजन, अब मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, बहुत तेजी से भाग रहा हूँ, अब मुझे ज्यादा एनर्जी चाहिए। अगर मैं खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ या फिर मैं कूद रहा हूँ, डिस्को कर रहा हूँ, फिर पढ़ा रहा हूँ, तो डिस्को वाले के अंदर ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। बात तो सिंपल सी है। तो जब ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, हम इतनी जल्दी जल्दी सांस भी नहीं ले सकते, इतनी भी ज्यादा जल्दी, मतलब बहुत ही तेज। तो ऑक्सीजन की थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे हमारे शरीर में कमी होने लग जाएगी। अब एनर्जी तो चाहिए, तो हमारी जो मसल सेल्स हैं, मसल्स बॉडी, तो यहाँ पर जो सेल्स होती हैं उनके अंदर होने वाला है हमारा एक और तरीके का रेस्पिरेशन, यानी एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो होगा उसकी वजह से यहाँ पर लिखे रहते हैं मसल सेल्स, यहाँ पर बन जाएगा लैक्टिक एसिड प्लस, सॉरी एच लिख दिया, एनर्जी। लैक्टिक एसिड और एनर्जी बन जाएगी। एसिड तो ऐसे ही खतरनाक होता है। लैक्टिक एसिड हमारे हाथ के अंदर बन गया, कपड़ों के ऊपर क्या बन गया चौक से, कोई नहीं, हमारे हाथ के ऊपर लैक्टिक एसिड बन गया। तो लैक्टिक एसिड जब बन जाएगा तो हमारे हाथ के अंदर या पैर के अंदर क्रैम्प आने लगेंगे। जैसे कि कोई बहुत तेजी से दौड़ रहा है तो उसके पैरों में क्रैम्प्स आ सकते हैं। अगर कोई वेट लिफ्टिंग वगैरह ज्यादा कर रहा है तो उसके हाथों में क्रैम्प्स आ सकते हैं। हमारे कहीं पे क्रैम्प्स नहीं आएंगे क्योंकि हम कुछ नहीं करते। तो हमें पता चल गया लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा। अब भाई मैंने कहा कि हटाओ, ऑक्सीजन है नहीं, खत्म करो इसका खेल। ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये कहां पर होता है? यीस्ट, यीस्ट के अंदर होता है। यीस्ट के अंदर होगा कैसे? हमें पता चल गया एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है ही नहीं, तो यहाँ पर क्या क्या बनेगा? एथेनॉल प्लस H2O प्लस एनर्जी। समझ में आया? होपफुली समझ में आया। इथेनॉल, सॉरी मैंने कुछ गलती कर दी, PH गलती पकड़ लेनी चाहिए अपनी खुद ही एकदम से, इससे पहले कमेंट्स आने लग जाए। इथेनॉल C2H5OH
इसका फॉर्मूला, राइट, C2H5OH लैक्टिक एसिड का, यहाँ पर C एक हो रही है, ये वाला वो है ब्रैकेट, लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला C3H6O3। ओके, इतना समझ में आ गया आप सभी को? होपफुली इतना सब कुछ समझ में आ गया हो। अब ये हमारा जो ये वाला चार्ट था, ये इतना ही इम्पोर्टेंट था जितना हमने बता दिया थे। लेंथी बना दिया वीडियो को इस पार्ट में, कोई नहीं, खत्म। अब तो खत्म है बिल्कुल मामला। अब बस हमें पढ़ना है कि रेस्पिरेशन होता किस तरीके से है, हमारे बॉडी के अंदर कौन कौन से ऑर्गन है जो मदद करते हैं रेस्पिरेशन होने में। समझ तो आना ही है, क्योंकि समझना तो जरूरी है। मजे मजे में समझते हैं बॉडी बिल्डिंग करते हुए। ये देखो एक्सरसाइज, क्रैम्प्स आ जाते हैं हाथ में इससे करते हुए। ओके डन, डील डन हो गई। तो हमने ये सब पढ़ लिया, एनारोबिक वगैरह, हमने वो चार्ट सा देख लिया जिसके अंदर से बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आ जाते हैं, 3-4 नंबर पक्के हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं, चलो यहीं पे सबसे पहले रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, ट्रैक कह सकते हैं। तो जैसे मान लो मैंने सांस ली, कहाँ से ली? इनसे। ओके, इनसे सांस लिए, कुछ ज्यादा ही मजाक हो गया, छोड़ो। एक ह्यूमन बॉडी बना लेते हैं जल्दी से, दिमाग नहीं खराब करते अपना। इस तरीके से यहाँ से मुंह है, इस तरीके से ये छोड़ो। अब यहाँ पर टंग वगैरह है, ये नेजल कैविटी है। अब यहाँ पर कुछ ऐसा है, थोड़ा ज्यादा नीचे जाएगा शायद ये, कोई नहीं। इतना हो गया। ओके, इतना होने के बाद हमें इसके अंदर से निकाल लेने हैं कुछ ऐसी चीजें। ये तो कुछ ज्यादा बड़ा हो गया, ये ट्रैक ज्यादा बड़ा तो यही हो गया। इस बार वीडियो हम स्पीड में नहीं करेंगे क्योंकि डायग्राम इतना भी ज्यादा बड़ा नहीं है, बस इस तरीके से पहले बना ही लेते हैं। ठीक लग रहा है? कमेंट करना ड्राइंग को 1 से लेकर 10 तक कैसी लगी ड्राइंग। थोड़ा फास्ट, थोड़ा फास्ट, थोड़ा सा स्किप कर लो वीडियो को, इतना बना रहा हूँ उसे। नहीं छोड़ो, स्किप नहीं करना, स्किप करा तो गंदे बच्चे। ओके, उसके फेफड़े कितने बड़े हैं भाई, इतना बड़ा तो हाथी का फेफड़ा होगा, मतलब लंग्स। फेफड़े नहीं बता कर किसी को। ये 2 बन गए, ये वाला थोड़ा छोटा रह गया, इसे खाना कम मिला था। ओके, हमने बना दिए ऐसा ये हरा भाई जो गिंदर है, सॉरी उसके नाम पे भी तो बोलना नहीं आता फिलहाल के लिए। यहाँ पर हमने देख लिया, यहाँ पर कुछ इस तरीके का एक सीन रहता है। अब इतना ही है, इसे ही समझते हैं। अब ऊपर का स्ट्रक्चर मुझे नहीं बनाना क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही तकड़ा बन जाएगा, तो यहीं से देखना शुरू करते हैं। यहाँ पर है हमारा नेजल, फिर से राइटिंग,
यहाँ पर है हमारा नेजल कैविटी। क्या है? नेजल कैविटी। और इसके टिप पर बिल्कुल अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर है नोस्ट्रिल्स। ओके, इसके बाद चलो समझते भी चलते हैं। जैसे कि हमारा काम ही है साथ साथ समझते चलना। नोस्ट्रिल्स यानी अगर सामने से देखें तो कुछ ऐसा। अपनी फोटो देखना घर पे, मेरी फोटो मत देखो। कुछ ऐसा सा सीन ऐसा नोस्ट्रिल्स। तो यहाँ से हम सांस लेते हैं। ओके, सांस लेंगे। अब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहते हैं इसे पूरे को। तो सांस यहाँ से लेंगे हम। अच्छा नहीं लग रहा मुझे, मिटाओ। हमने बता दिया सांस कहाँ से लेंगे, नोस्ट्रिल से। उसके बाद हमारा कहाँ पर जाएगा, नेजल कैविटी में। नेजल कैविटी में जाएगा। अब नेजल कैविटी नोस्ट्रिल दो छेद होते हैं, बस इतना ध्यान रखना है। नेजल कैविटी क्या होता है? नेजल कैविटी एक कैविटी होती है जहां पर कुछ बाल रहते हैं। बाल बना दिए, ऊपर है, थोड़े से हवा में उड़ रहे हैं। नेजल कैविटी है तो वहां पर थोड़े से बाल रहते हैं। वहां पर जब एयर जाती है जो हम बाहर से ले रहे हैं तो वो थोड़ी सी वार्म हो जाती है, मॉइस्चर आ जाता है उस एयर के अंदर। और साइड में यहाँ पर म्यूकस की एक लेयर रहती है जिससे कि डस्ट वगैरह यहाँ पर चिपक जाते हैं और हमारी एयर फिल्टर हो जाती है। जो कि हमने सांस लिया वो फिल्टर होके यहाँ से चली जाती है इस जगह पर। अब जो ये जगह है फेरिंग्स। कौन सी जगह है? फेरिंग्स। अब फेरिंग्स की बात करें तो ये है क्या? ये वो जगह है जहां पर हमारा खाने वाला पाइप यानी फूड पाइप, ईसोफेगस, और साथ ही साथ ट्रैकिया यानी विंड पाइप, ये दोनों चीजें डिवाइड होती हैं। अब ग्लोटिस इस जगह को कहते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पर दो हैं, यहाँ पर दो छेद से जा रहे हैं। यहाँ पर क्यों जा रहे हैं मुझे नहीं पता। ओके, यहाँ पर दोनों मिले हुए हैं। अब हमने खाना खाया, ये वाला विंड का है, ये वाला फूड का है। अब फेरिंग्स वो जगह है जहां पर ऊपर का जो भी सामान आ रहा है वो इकट्ठा आ रहा है। तो अब मान लो हमने खाना खाया, अब वो खाना यहाँ से गिर गया विंड पाइप के अंदर, तो ये तो दिक्कत हो जाएगी। खाना लंग के अंदर पहुंच गया, सांस लेगा तो खाना बीच में अटक गया तो बंदा खत्म हो जाएगा, खाना नहीं खा पाएगा फिर वो, या कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो फूड की जगह अगर वो विंड पाइप में चला गया तो ये दिक्कत हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर एक ग्लोटिस नाम की जगह से होती है। इसके ऊपर एक बॉल टाइप कह सकते हो आप, लेयर से रहती है, उसे एपिग्लोटिस कहते हैं। जब खाना आता है तो विंड पाइप बंद कर देता है एपिग्लोटिस। क्या है इसका नाम? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस बंद कर देगा विंड पाइप को, जिससे कि हमारा खाना कहाँ ना जा सके, विंड पाइप के अंदर, सीधा फूड पाइप के अंदर ही जाए और जाके डाइजेशन हो, फिर एनर्जी आए, फिर जिससे और दोबारा खाना खाने की जान आ जाए। ओके, तो फूड पाइप और विंड पाइप पता चल गया। फेरिंग्स से यहाँ पर इस जगह पर डिवाइड हो जाते हैं, खाना कैसे लेते हैं, और विंड यानी हवा, एयर वगैरह कैसे कैसे अलग अलग जाती है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आता है लैरिंक्स। अब लैरिंक्स क्या होता है भाई? लैरिंक्स होता है जिसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, जहां से हमारी आवाजें निकलती हैं, वोकल कॉर्ड। इसके अंदर दो वोकल कॉर्ड होती है और हमारी आवाजें यहाँ से निकलती हैं। अगर ना होता किसी के पास लैरिंक्स तो वो कुछ भी बातें नहीं कर सकता, गॉसिप वगैरह जैसे हम करते रहते हैं। अब इसके बाद चलो भाई इतना भी हो गया। अब ट्रैकिया जा रहा है यहाँ पे, क्यों जा रहा है इसके बाद नहीं हो जाएगा, मगर ट्रैकिया क्यों जा रहा है? यहाँ पे ट्रैकिया है। एक चीज बताओ, एक तुम्हारे पास कोई जगह है, एक प्लास्टिक का बैग है, इस तरीके का है, कैसे बताऊं, इस टाइप से कह दो। जैसे मान लो ये एक प्लास्टिक है,
ये हाथ पर ऐसे है, बीच में जो मेरा हाथ है मान लो ये खाली स्पेस है, तो प्लास्टिक का बैग इस तरीके से है। अब इस साइड से तुमने बंद कर दिया है प्लास्टिक का बैग। ओके, अब बंद करने के बाद अगर तुम उधर से इसकी सारी हवा निकालोगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा बिक जाएगा, बिल्कुल कोलैप्स कर जाएगा। तो बात कुछ ऐसी है यहाँ पर, अगर हम सारी की सारी हवा निकाल लें, जैसे हम श्वास छोड़ रहे हैं तो हवा निकल जाएगी। अब अगर हमारा विंड पाइप इस तरीके का ही होगा तो वो ऐसा हो जाएगा, इस तरीके का होगा, खत्म, कोलैप्स कर जाएगा। अब कोलैप्स ना करे यही तो हमें चाहिए, तो हमें सी शेप्ड, सी शेप्ड, सी शेप्ड और सी शेप्ड, सी सी, इतने बार सी 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 सी। तो इतनी बार हमने सी शेप्ड यहाँ पर कार्टिलेज की कुछ बोन सी लगा दी है। कार्टिलेज तो पता होगा, बहुत सॉफ्ट सी बोन होती है, उससे हमने यहाँ पर बना दिया एक रिंग्स का स्ट्रक्चर था। ये सी शेप्ड होते हैं, बिल्कुल गोल नहीं होती है, जिससे कि हमारा गला कोलैप्स ना करे। इतना आप सभी को होपफुली समझ में आ गया होगा। और इसके बाद ट्रेकिया से जाता है, यहाँ पर भी रहते हैं ये। ओके, अब ये जाता है यहाँ पर, इन्हें क्या कहेंगे, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई क्या होता है भाई, अब दो ब्रोंकाई होते हैं, एक जो इधर वाले में जाएगा, यानी अगर इधर से देखें, एक राइट में जाएगा, एक लेफ्ट में जाएगा। अब जो यहाँ पर जा रहे हैं इस तरीके से, अब ये दोनों बस बेसिकली ये काम है कि ये एयर को अलग अलग लंग्स में भेज देते हैं। अब ये चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे, अब ये इतने ऐसे ऐसे हो जाएंगे, ये हो गए थोड़े पतले पतले से होने लगे। तो अब ये जो पतले हो जाते हैं इन्हीं को हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स, which bronchi which later gets further divided and gets narrow, then these are called bronchioles. Okay, इतना समझ में आ गया। अब इसके भी एंड पे कुछ रहते हैं, दाने बना देता हूँ, थोड़े दाने नहीं होते, ऐसे गुब्बारे टाइप हैं, गुब्बारे गुब्बारे इतने सारे। बन गए गुब्बारे, इतने सारे गुब्बारे बनाऊंगा, गुब्बारे बना रहा हूँ। ओके, तो इतने सारे हमने गुब्बारे तो बना दिए हैं, इनका यूज क्या है, इन गुब्बारों को हम कहेंगे, गुब्बारा जैसे स्ट्रक्चर को कभी पेपर में कोई लिखे तो गुब्बारे थे भाई, एंड में ब्रोंक्यूल्स के क्या थे, गुब्बारे। एल्वियोलाई आए क्यों मिट नहीं पाए। ओके, डील डन। एल्वियोलाई, इन्हें हम कहते हैं एल्वियोलाई या एल्वोलाई, दोनों चीजें ठीक है। तो ये जो गुब्बारे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं उन्हें हम ये चीज कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स के एंड पे होते हैं ये प्रेजेंट। अब ये बहुत ही ज्यादा मदद करते हैं। क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये सरफेस एरिया कैसे बढ़ाते हैं भाई, जो हमारा एक्सचेंज वगैरह होता है उसका। तो अभी बात इसकी हम अलग ही कर लेते हैं, पूरा ये अलग ही टॉपिक है। फिलहाल इसे रिवाइज कर लेते हैं। बार नोज से हवा जाएगी, नेजल कैविटी में गर्म होगी, मॉइस्चर आएगा, जो भी फिल्टर वगैरह होगी, उसके बाद फेरिंग्स में जाएगी, अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पे एपिग्लोटिस की वजह से बच जाएगा, विंड पाइप में जाने से खाना खाना नहीं जाएगा। फिर जब नहीं खा रहे होंगे हम खाना तो विंड का एपिग्लोटिस खुल जाएगा विंड पाइप का। उसके बाद लेरिंग्स यानी वॉइस बॉक्स के अंदर से होता हुआ जाएगा ट्रैकिया में। ट्रैकिया में सी शेप्ड कार्टिलेज है, जिससे कि हमारा जो गला है वो कोलैप्स ना हो। और उसके बाद ब्रोंकाई में टूट जाएगा, मतलब दो में डिवाइड हो जाएगा ये ट्रैकिया। और उसके बाद जो ब्रोंकाई है वो फर्दर छोटे छोटे नैरो नैरो से पाथ के अंदर, मतलब ट्यूब्स के अंदर टूट जाएंगे, जो कि ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स टूट जाएंगे, मतलब डिवाइड कहता हूँ मैं, यहाँ पे डिवाइड होते रहेंगे। और उसके बाद इनके एंड पे होता है एल्वियोलाई। इतना हमें समझ में आ गया ये क्या चीज है। एंड में टेलीफोन रखा है यहाँ पे है, ये है हमारा पी जैसा लग रहा है मेरा डी। ये चीज है
डायाफ्राम। तो ये जो हमारा है ना डायाफ्राम, इसके अब बहुत ज्यादा यूज होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, यहाँ पे लिख रहा हूँ सेल्फ लिमिट है, जब हमारा ये जाएगा फ्लैटेंड होगा, मतलब सीधा हो जाएगा इस तरीके से, वैसे ऐसा है, अब ऐसा हो जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है। और नीचे होगा तो जब ये नीचे होगा तो लंग्स खींचेंगे ऑटोमेटिकली, तो जब सीधा हो जाएगा तो लंग्स हैं एक्सपेंड हो जाएंगे। ये सीधा है, ये हमारी खुद की शॉर्ट फॉर्म्स है, ठीक है। जब ये इस तरीके से ऊपर की साइड अपलिफ्ट होगा तो हमारे जो लंग्स हैं वो थोड़ा साइज में छोटे हो जाएंगे, मतलब थोड़े से पिचक से जाएंगे, तो लंग्स श्रिंक कह देंगे, जिससे कि हमारी हवा है वो बाहर निकल जाएगी। जब सीधा हो जाएगा तो लंग्स बढ़ेंगे, तो जो हमारी हवा है वो शरीर के अंदर जाएगी, लंग्स के अंदर जाएगी। इतना खेल खत्म। एल्वियोलाई, अब चलो भाई इतना तो हमें पता चल गया, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक है, मगर इसका फायदा क्या है जब हमें यही नहीं पता कि रेस्पिरेशन होगा कैसे। सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बचाना था, ये तो भाई एल्वियोलाई पे लाके खत्म कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि अभी हम पढ़ाने वाले हैं एल्वियोलाई के बारे में कि कैसे उससे एक्सचेंज वगैरह हो। एल्वियोलाई मैंने बताया एक गुब्बारे जैसा स्ट्रक्चर, ओके, मैंने बनाया तो ठीक है, मगर मैं सोच रहा हूँ इसे ऊपर कर देते हैं क्योंकि लिखते साइड बनाना ज्यादा आसान रहेगा। ये इस तरीके से, इस तरीके से गुब्बारे टाइप का ये स्ट्रक्चर है। ये एक बहुत ही पतली सी प्लाज्मा की मेम्ब्रेन है, ये जिस भी चीज की एक बहुत पतली मेम्ब्रेन है यहाँ पर, जो कि इन अंदर बाहर जाने में, डिफ्यूजन वगैरह में मदद कर देती है बहुत आसानी से। यहाँ से बहुत सारी पतली 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 पतली, बहुत मोटी है तो नहीं, पतली है, बहुत पतली है। हमने इसे 1 के जूम कर दिया है इसलिए हमें ऐसा दिख रहा है, ओके। तो हमने यहाँ पर देखा कि बहुत पतली पतली ब्लड कैपिलरीज जा रही है हमारे एल्वोलाई के बगल में से। अब एल्वोलाई में जब हमने सांस ली थी तो ऑक्सीजन रिच एयर आई थी। हमारा जो यहाँ पर ब्लड जा रहा है, ब्लड ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन में मदद करेगा, तो जो हमारा ब्लड जा रहा है उस ब्लड के अंदर क्या होगा? हीमोग्लोबिन। पता चल गया क्या होगा? आरबीसी की जो सेल होती है, आरबीसी होती है, हाँ, रेड ब्लड सेल, मैं भी पता नहीं क्या क्या अलग में खो जाता हूँ। इसके अंदर होता है हमारा हीमोग्लोबिन, आयरन कह सकते हैं। तो इस तरीके का एक पिगमेंट होता है रेड कलर का, तो ये हमारा ऑक्सीजन को अपने साथ कहेगा आजा तो मेरा दोस्त है, हैंडशेक कर इसी बात पे। इन दोनों ने गठबंधन कर लिया, कह दो। सिंबल नहीं समझ में आ रहा है क्या दिखाओगे इसमें, ये गठबंधन हाथ मिलाने वाला दिखा दो सिंबल, चलो दिखाई देते हैं। ये हैंडशेक कर लिया कि चल भाई मेरा दोस्त है, इसे बाइंड करके ले गया। हाथ बहुत ही अच्छे हैं इनके तो, चलो छोड़ो ये बात। अब ऑक्सीजन को बाइंड करके यहाँ से तो ले जा लेगा, फिर से समझ लेते हैं। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नहीं चाहिए। हमारी जो ब्लड कैपिलरीज है उसके अंदर है ब्लड, ब्लड के अंदर है आरबीसी, आरबीसी के अंदर है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन का दोस्त है ऑक्सीजन। तो ये दोनों कहेंगे आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, और फिर लेके चले जाएंगे, इसे पूरी बॉडी की सैर करवाएंगे और फिर इसे बेच देगा वहां पे जाके, मतलब बेच देंगे, कपड़े दिला देगा, चलो कपड़े दिला दिए इसने, और फिर ये बन जाएगा CO2। अब बॉडी से जब वापस आने वाले हैं, तो जब ये बॉडी से वापस आ रहा है CO2 लेके आ रहा है, मतलब हीमोग्लोबिन ने वहां आगे से छोड़ दिया, ऑटो ने अपने पैसे वगैरह कमाए और C4 क्लॉथ ले लिए, C4 क्लॉथ ले लिए। अब इनकी यारी यहीं तक थी, अब यहाँ पे इनकी यारी टूट गई, मगर अभी इसके बाद खुद की गाड़ी आ गई जो ये है ना, तो ये हमारे ब्लड यानी रोड कह दो, ब्लड के ऊपर अपनी खुद की गाड़ी से आ रहा है क्योंकि ये अच्छा डिजोल्व हो जाता है ब्लड के अंदर। अब अपनी गाड़ी से वापस आएगा, ये कहेगा मुझे जाना है बाहर,
अब ये बाहर चला जाएगा ऑक्सीजन। अब जब वापस यहाँ पे आ जाएगा तो हमारे यहाँ पे CO2 रीच हो जाएगी। ओके, समझ में आया इतना? होपफुली समझ में आया हो। ये हमारे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले गया, इसने ले जाके छोड़ दिया कि नहीं तू मेरा दोस्त नहीं है, दोस्ती टूट गई, गाड़ी से उतार दिया। इसने पैसा पूरा कमाया खुद, इसने सिर्फ और क्लॉथ ले लिए, और क्लॉथ लेने के बाद खुद की गाड़ी ले ली, अच्छे से डिजोल्व हो गया ब्लड के अंदर रोड के ऊपर, और फिर वापस आ गया और एल्वोलाई के अंदर चला गया। और जाने के बाद ये वापस चला जाएगा हमारे लंग्स के अंदर, फिर ब्रोंकियाल्स में, फिर ब्रोंकाई में, फिर ट्रैकिया में, फिर ऐसे ऐसे ही वापस नॉन स्टील से बाहर निकल जाएगा। इतना हम सबको अच्छे से समझ में आ गया? होपफुली समझ में आ गया? अच्छे से समझ में आ गया होपफुली। एनिमल्स वगैरह में देख लेते हैं गैसेस एक्सचेंज कैसे हुआ। सबसे पहले हम देखते हैं फ्रॉग का, देखते हैं फ्रॉग। फ्रॉग किस किस को अच्छा लगता है? फ्रॉग कमेंट करो, करना जरूरी है कमेंट, क्योंकि शुरू में आपने वीडियो का पार्ट तो देखा होगा जो लगाया था फ्रॉग। अब फ्रॉग है जो, वो किस किस चीज से करता है? इसके पास होते हैं लंग्स। वाह भाई, लंग्स लेके बैठा है इंसान के नीचे के स्किन होती है, गिल्स भी होते हैं। अभी सोच रहा हूँ मैं, तीन तीन चीजें हमारे पास क्यों नहीं है? हम भी पानी के अंदर भी, जमीन के ऊपर भी, आसमान में भी कूदते फिरते आते हैं, सारी चीजों से सांस ले रहे आराम से। नहीं, ये होते हैं ओनली इन टैडपोल्स, गिल्स। इसका कह रहा हूँ मैं, ये खाली टैडपोल्स के अंदर होते हैं, लंग्स और स्किन दोनों से सांस लेते हैं। ये तो फ्रॉग बड़े वाले एडल्ट के अंदर भी होते हैं। और जैसे कि हमने कॉकरोच इसकी बात करें तो ये लेता है स्पेरिकल या फिर ट्रैकिया। ट्रैकिया तो हमने पढ़ा था, विंड पाइप होता है, ये सीधा बॉडी के अंदर ट्रैकिया भेज देता है। ट्रैकिया सीधा बॉडी के अंदर ही भेज देता है ऑक्सीजन वगैरह को। और स्पायरिकल होता है, ये गैसेस एक्सचेंज में मेनली हेल्प करता है। मेरा हाथ देखो कैसा हो गया। स्पायरिकल होते हैं, उनकी बॉडी पे छोटे छोटे से छेद से रहते हैं, उनसे सांस लेते हैं। ओके, कॉकरोच देखना, उसे पकड़ के उसे कहना कि दिखा मुझे स्पायरिकल, दिखा ट्रैकिया दिखा, तोड़ के उसकी हड्डी दिखेंगे फिर। और क्या हमें ये पता चल गया फिशेज के अंदर, ब्लू व्हेल की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे फिशेज हैं, क्या होगा इसके अंदर? गिल्स। अर्थवॉर्म की बात कर लेते हैं। अर्थवॉर्म के अंदर क्या होने वाला है? स्किन। ये हमने देख ली, चार चीजें बहुत हैं, इनसे आएंगे मेनली क्वेश्चन, तो इन चीजों को भी याद रखना है, दिमाग में बैठता जा रहा होगा। मेरे हिसाब से कम 70-80% अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद 100 चाहिए तो फिर से देख ले एक बार, आ जाएगा समझ में। वरना अगर फिर भी नहीं आता कुछ भी तो डाउट वैसे तो अभी भी कर सकते हैं आप, डाउट कमेंट कर दीजिए, सब कुछ होता रहेगा। अब रेस्पिरेशन इम्प्लांट के नाम पर हमें क्या पढ़ा रखा है? गैसेस एक्सचेंज। थोड़ा स्टाइल में लिख दिया। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर कैसे होता है? एक तो होता है छोटे वाले प्लांट, जैसे कि दिखाता हूँ, ये वाले प्लांट असली है नकली है? नकली है। ओके, नकली है, असली लगता है। इस टाइप के प्लांट। एक होता है इस टाइप के ट्रीज, ये तो छोटा बच्चा है उनका, बड़े वाले तो ठीक है। इस टाइप के एक ट्री होता है। प्लांट्स और ट्रीज
तो उनमें कुछ अलग अलग बातें होती हैं। जो प्लांट्स होते हैं नॉर्मली उनके अंदर ग्रीन रंग के स्टेम्स होती है और उसके अंदर भी स्टोमेटा रहते हैं। अब बात यहाँ पर देखते रहते हैं सीधा सीधा गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है। स्टेम्स में या लीव्स में प्रेजेंट होता है हमारा स्टोमेटा। पिछली बार अच्छे से पढ़ा था पिछली वीडियो के अंदर। स्टोमेटा से हमारा गैसेस एक्सचेंज होने वाला है स्टेम्स में या लीव्स में। आगे तो मुझे प्रैक्टिकल का दिखा दिया 2-3, ये प्रैक्टिकल का काउंट होने चाहिए, ठीक है। मजाक की बात है थोड़ी, ठीक है। अब बात करें हम बॉडी स्टेम्स हैं अगर हमारे पास, तो बॉडी स्टेम्स के अंदर क्या होते हैं भाई हमें नहीं पता। हमें तो पता है, वैसे छोड़ो, हमें तो पता है। एक पेड़ है, पेड़ की ट्रंक है, बॉडी है, इसके अंदर इस तरीके के कट्स लगे हैं, वो दिखेंगे आपको, दिखेंगे भी नहीं दिखे तो खुद खुद बना लेना, बेचारे को साथ आ जाएगी। जस्ट फॉर ए जॉक, ऐसे नहीं हार्म नहीं करना चाहिए प्लांट पौधों को, इस तरीके के रहते हैं। लेंटी सेल्स भी इनकी मदद करते हैं जैसे एक्सचेंज में। अब बात करें अगर हम रूट की, तो हमारे रूट हेयर वगैरह या उसका जनरल सरफेस, राइटिंग में क्या ही कसर रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, कोई नहीं। हेयर या फिर जनरल सरफेस एरिया, इतना आ गया समझ में, बिल्कुल कंप्लीट हो गया समझ में। यहीं पे हमारा खत्म हो जाता है ये वाला पार्ट। मगर 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 एक और चीज थी जो कि बहुत अच्छे से क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन आने के 80% चांसेस रहते ही रहते हैं। वो क्वेश्चन है कि एल्वोलाई, ये हटा दो, हाथी वाइट हो गया, ये नहीं हटा, कोई नहीं, हटा देते हैं। खेल खत्म, पैसा हजम। यहाँ पर जो एल्वोलाई है, हमारा ये एल्वोलाई हमारा सरफेस एरिया बढ़ा कैसा रहा है हमें क्या पता। एग्जामिनर पूछते गए, क्लास टेस्ट में पूछते गए, हमें नहीं पता भाई, खुद खुद पढ़ के देख लो। छोड़ो, कोई नहीं, उनके बातों पे ध्यान नहीं देते, गुस्सा नहीं होते उनकी बातों से, हमें खुद याद रखना पड़ेगा। ये सरफेस एरिया बढ़ाते कैसे हैं, जैसे कि अगर मान लो ये ना होता, यहाँ से यही ब्लड वो ऊपर से ब्रोंक्यूल्स इस तरीके से रहता, यहाँ से ब्लड स्ट्रीम जाती है एक तरफ से, कितना सा एरिया है, लगभग मान लो इसे 6 सेंटीमीटर का है, कैलकुलेटर है मेरे पास, 6 सेंटीमीटर का एरिया है। मगर अगर हम यहीं पे बात करें इसकी, तो इसमें इस तरीके से जाएगी। वो पिछली बार जो मैंने बनाया था वो थोड़ा नॉर्मल सिर्फ समझाने के लिए बनाया था, इस तरीके से कुछ जाती रहेगी, इधर उधर इधर उधर, इसके चारों तरफ रहेगी। तो अभी हम 2D की बात कर रहे हैं, 3D की बात नहीं कर रहे। तो अगर हम 2D में ही बात करें तो भी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कितना ही ज्यादा हमारा एरिया बढ़ गया है। लगभग सीधा सीधा ये 60 हो गया होगा, 60 सेंटीमीटर, कड़क नोट है 60 सेंटीमीटर लगभग ये एरिया हो गया होगा, शायद हो जाना तो चाहिए। 60 सेंटीमीटर यहाँ पे एरिया हो गया। अगर ऐसा होता तो 6 सेंटीमीटर होता, इस वजह से, क्योंकि बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसी वजह से एल्वोलाई होता है, उसमें ज़्यादा हम एक्सचेंज वगैरह कर सकते हैं कैसे भी, ब्लड वेसल्स के साथ, ब्लड कैपिलरीज के साथ। अब मेन थिंग, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।